हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रिबल राइटिंग। माय नेम इज सचिन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस स्टोरी नरेशन सीरीज़ के एपिसोड 4 में, जो कि इन लव 1919 एन एरा ऑफ लव नो की नोवेल पर बेस्ड है, जिसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के लिए ईजिली अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ब्लू रोज की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे भी इस रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, जिससे आप हमारी कहानी की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकें। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो नरेशन को। सो गेट रेडी टू गो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक रचना है। इस कहानी में उपयोग किए गए नाम, स्थान, वस्तु या किसी घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से इस कहानी को रोचक बनाने के लिए किया गया है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से स्वीकार करें। धन्यवाद। जल्द ही गंधर्व ने राजकुमारी के पास पहुंचकर उन्हें बिनोई के बारे में बताया कि वो कितनी दूर से सिर्फ उनसे मिलने यहाँ तक आए थे, जिसके लिए वो काफ़ी समय से महल में उनका इंतज़ार कर रहे थे। राजकुमारी यह जानकर बिनोई से मिलने के लिए राज़ी हो गई, जिसके बाद गंधर्व ने बिनोई को वापस आकर बताया कि राजकुमारी उनसे मिलने के लिए तैयार थी। चटर्जी यह जानकर काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उनके मन में कई प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर वो जानना चाहते थे, और अब उन्हें लगने लगा था कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर जल्द ही उन्हें मिलने वाले थे। थोड़े ही समय बाद बिनोई को राजकुमारी के पास ले जाया गया। बिनोई भी इस बात से बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरकार अब पहली बार राजकुमारी से उनकी मुलाकात होने जा रही थी। बिनोई कुछ ही देर बाद अब राजकुमारी के कमरे में पहुंच चुके थे, जहां वो कमरे में लगी एक गद्देदार कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिन्हें देख बिनोई की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजकुमारी इस समय करीब 110 साल की उम्र में जी रही थी। उनके परिवार में से तो कोई जीवित नहीं था, लेकिन वो जिनके साथ रहती थी वो उनके लिए उनके परिवार की ही तरह थे। राजकुमारी की तबीयत भी इन दिनों काफ़ी नाजुक रहती थी। राजकुमारी का चलना फिरना, यहाँ तक कि ज़्यादा बात करना भी मुश्किल था, पर फिर भी चटर्जी के कहने पर राजकुमारी उनसे मिलने के लिए राज़ी हो गई थी। बिनोई राजकुमारी के पास पहुँचे, और क्योंकि राजकुमारी ने उनके लिए अपना समय दिया, इसलिए बिनोई ने उन्हें धन्यवाद करते हुए फूलों का एक गुलदस्ता भेंट करा, जो वो राजकुमारी के लिए लेकर आए थे। राजकुमारी ने अपने कांपते हुए हाथ से उस गुलदस्ते को पकड़ते हुए अपने पास लगी एक दूसरी गद्देदार कुर्सी की तरफ इशारा कर बिनोई को बैठने के लिए कहा। बिनोई कुछ देर तक राजकुमारी के सामने शांत बैठे रहे, पर उस समय बिनोई समझ नहीं पा रहे थे कि राजकुमारी से वो बात करना कैसे शुरू करें, लेकिन वो राजकुमारी से अपने सवाल पूछे बगैर भी नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना पहला सवाल पूछा, जिसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक अपने सवालों की बौछार शुरू कर दी। आप आज तक एक राजकुमारी हैं, बिनोई ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। आपने कभी किसी से, मेरा मतलब है कि आपने कभी शादी क्यों नहीं की? और आप दिल्ली, मेरा मतलब है कि आप सोनार्थ जैसे एक बड़े राज्य की एक राजकुमारी होते हुए यहाँ पुणे में कैसे आई? बिनोई के इन प्रश्नों से राजकुमारी पूरी तरह से खामोश थी। शायद उनकी आंखों के सामने बीते हुए समय की कुछ ऐसी यादें ताज़ा हो गई थी, जिनके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। आप हमसे मिलना चाहते थे, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए तैयार हुए थे। राजकुमारी ने गहरी सांस लेकर हांफते हुए भरी आवाज़ में कहा। अब हमें लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। चटर्जी यहाँ तक सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो राजकुमारी से बस एक बार बात करना चाहते थे, पर क्योंकि राजकुमारी अब ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं थी, इसलिए उन्होंने गंधर्व से बिनोई को बाहर तक छोड़कर आने के लिए कह दिया, जिसके बाद गंधर्व चटर्जी को राजकुमारी के कक्ष से बाहर ले आए। शायद राजकुमारी अभी आपको खुद के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती है, गंधर्व ने बिनोई को समझाते हुए कहा। उनकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए हमें लगता है कि उन्हें किसी भी विषय में ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं होगा।
बिनोय, आप बुरा ना माने तो हमें लगता है कि अब आपको भी अपनी यह जिद छोड़ देनी चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। हाँ गंधर्व, शायद अभी राजकुमारी जी को परेशान करना ठीक नहीं होगा। बिनोय गंधर्व से सहमत हुए कहते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमारी से एक ना एक दिन मुझे मेरे सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा और तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। बिनोय राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकलकर एक बार फिर उसी कमरे से गुजर रहे थे जिस कमरे में वे थोड़ी देर पहले बैठकर राजकुमारी का इंतज़ार कर रहे थे। पर इस बार बिनोय की नज़र उन तस्वीरों पर गई जिन्हें उन्होंने पहले नज़रअंदाज कर दिया था। बिनोय चटर्जी उस कमरे में लगी तस्वीरों को देख दंग थे। यह तस्वीरें राजकुमारी के परिवार की थी, जिसमें कई सारे लोग थे। राजकुमारी के पिता, उनकी माँ, उनकी सहेली। कुछ तस्वीरों में उनके दादा दादी, नाना नानी और खुद राजकुमारी भी थी। उनमें से एक तस्वीर ऐसी भी थी जो सिर्फ राजकुमारी की थी। यह तस्वीर जितनी खूबसूरती के साथ बनाई गई थी, बिनोय ने इससे पहले कभी इतनी बारीकी से बनाई गई किसी तस्वीर को नहीं देखा था। इस तस्वीर में राजकुमारी की एक एक बारीकी को बहुत ही सफाई के साथ उकेरा गया था, जिसे एक नज़र में देख कोई भी इसे एक तस्वीर समझने की गलती कर ही नहीं सकता था। तस्वीर में राजकुमारी को देख उनका वो रूप महसूस करा जा सकता था जैसी वो कभी अपने जवानी में दिखाई देती थी। दूधिया गोरा रंग, दुबला पतला ऊंचा कद, लंबा गोरा चेहरा, घुटनों को छूते हुए लंबे घने काले बाल, तेज पैनी नज़र, भूरी चमकदार आंखें और एक लंबी सीधी नाक। राजकुमारी का यह रूप अब बस एक तस्वीर में कैद था। इसके बावजूद बिनोय राजकुमारी को देखते रह गए। इन तस्वीरों में भी राजकुमारी की सुंदरता को हूबहू वैसा ही उतारा गया था जैसी वो अपने समय में दिखाई दिया करती थी। बिनोय का इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि यह तस्वीर उन्हीं राजकुमारी की थी जिनसे वो अभी अभी मिलकर आए थे। अब बिनोय जैसे जैसे अपना समय इस महल में बिता रहे थे, उनकी इन सारी चीज़ों को जानने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी और इसलिए बिनोय वापस लौटने से पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी भी लिखकर गंधर्व के पास छोड़ दी। साथ ही गंधर्व से यह चिट्ठी राजकुमारी तक पहुंचाने की विनती की। बिनोय को यकीन था कि राजकुमारी एक न एक दिन उनकी बात ज़रूर समझेगी, इसलिए वो उस महल में ही रुककर कुछ दिन तक राजकुमारी के उत्तर आने का इंतज़ार करने लगे। गंधर्व ने भी बिनोय के लिए महल का एक मेहमान कक्ष खाली कर उन्हें वहां ठहराया। कुछ ही देर बाद गंधर्व राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे, जहां वो राजकुमारी के साथ इनकी संस्था के विषय में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। काफ़ी समय तक कुछ मुद्दों पर बात करने के बाद आखिर में जब गंधर्व और राजकुमारी के बीच की बातचीत पूरी हुई, तब गंधर्व राजकुमारी के कक्ष से बाहर जाने के लिए उठे। पर राजकुमारी के मन में कुछ ऐसी बात आई जिसके बारे में वो गंधर्व से जानना चाहती थी और इसलिए उन्होंने गंधर्व का नाम पुकार कर उन्हें कक्ष से बाहर निकलने से पहले ही दोबारा अपने पास बुला लिया। क्या वह व्यक्ति अभी भी महल में मौजूद है? राजकुमारी ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसमें गंधर्व एक अलग ही बेचैनी महसूस कर पा रहे थे। जी राजकुमारी, उन्हें अभी भी पूरा विश्वास है कि आपसे उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, गंधर्व ने कहा, जिसे सुन राजकुमारी ने उनसे अपनी नज़रें चुराते हुए दोबारा अपने किसी काम में लग गई। जिसके बाद गंधर्व फिर कक्ष के दरवाजे की ओर मुड़े और बाहर जाने लगे, पर उन्हें उस चिट्ठी के बारे में याद आया जो बिनोय ने उन्हें राजकुमारी तक पहुंचाने के लिए दी थी। पर राजकुमारी को परेशान देख उन्हें यह चिट्ठी देना गंधर्व के लिए भी एक बड़ी दुविधा थी, पर उन्हें इस चिट्ठी के बारे में बताना भी ज़रूरी था। इसलिए वो कुछ और ना सोचते हुए उन्होंने अपनी जेब में रखी वो चिट्ठी बाहर निकाली और एक बार फिर राजकुमारी की ओर मुड़े गए। राजकुमारी, बिनोय आपसे कुछ कहना चाहते हैं, गंधर्व ने राजकुमारी को वह चिट्ठी देते हुए कहा, और उन्होंने उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए एक चिट्ठी आप तक पहुंचाई है। राजकुमारी ने ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस एक हम की ही धीमी आवाज़ के साथ उस चिट्ठी को लेकर अपने पास रख तो लिया, पर उस वक्त उसे पढ़ा नहीं।
राजकुमारी, शायद हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, पर हमें लगता है कि आपका विनोद से बात कर उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना ठीक होगा। गंधर्व ने झिझकते हुए कहा। विनोद की बातें सुनने के बाद अब हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो सालों से आपने अपने अंदर दबा रखा है, पर अब समय आ गया है कि आप उन बातों को सबके साथ बांटकर अपने मन के उस बोझ को हल्का कर दें। अपनी बात कहने के बाद गंधर्व तो राजकुमारी के कक्ष से बाहर चले गए, पर राजकुमारी खुद एक गहरी सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि बिनोय नाम का यह हवा का झोंका उनकी जिंदगी के बीते हुए कल पर जमी हुई धूल को हटाने के लिए अचानक कहाँ से आ गया था। राजकुमारी काफ़ी देर तक एक गहरी सोच में डूबी रही, जिसके बाद उन्होंने बिनोय के भेजे उस पत्र को पढ़ने के बारे में सोचा और उसे उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया, जिसमें लिखा था, आदरणीय राजकुमारी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आपके इनकार करने पर भी मैं आपसे बात करने की ज़िद कर बैठा हूँ। आपसे मिलकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि उस संदूक में जो भी है वो आपके अतीत का एक अहम हिस्सा है, या शायद आपकी कोई अमानत है, और शायद इसलिए आप मुझे अपनी ऐसी किसी भी याद के बारे में बताने का खतरा नहीं उठाना चाहती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके जीवन से जुड़ी बातें जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद उन बातों से आप अपनी वो यादें लोगों के बीच ला सकेगी जो आपके मन में कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, जो शायद आपके दिल के सबसे करीब हैं, या फिर आपका कोई बीता हुआ एक दर्द है। राजकुमारी, मैं बस आपके उस दर्द को सबके साथ बांटने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन यह आपकी अनुमति के बिना संभव नहीं है। इसलिए अभी भी फैसला वही होगा जिसे आप सही समझेगी। मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। संदूक के बारे में सोचते ही राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिससे उनके मन में कई सारी यादें अचानक से एक साथ जिंदा हो गई थी। राजकुमारी ने कई दिनों तक बिनोय को उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, जिसके इंतज़ार में बिनोय अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर अपना पूरा समय इस महल में बिता रहे थे। लेकिन इस महल में उनके लिए किसी तरह की कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं थी, और इसलिए वो बिना किसी झिझक के पूरे महल में घूमते हुए उस महल का मुआयना करते रहते थे। और साथ ही इन दिनों उस महल के छोटे बड़े कई तरह के लोगों से बिनोय की दोस्ती भी हो चुकी थी। इसी बीच बिनोय एक शाम महल के दक्षिण में बने उस हिस्से तक जा पहुँचे जहाँ आमतौर पर महल का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। बिनोय को पहली बार महल की किसी जगह को देखकर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि महल का वो हिस्सा बाकी महल से पूरी तरह अलग था। वहाँ की फर्श पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी और दीवारों पर किसी को अपने में उलझा देने वाले बड़े बड़े मकड़ी के जाले तैयार हो चुके थे, जिसे देख साफ समझ आ रहा था कि महल के उस हिस्से में काफ़ी समय से किसी तरह की कोई सफाई नहीं हुई थी। बिनोय इस महल में ऐसी गंदगी देख हैरान थे। अभी उनकी नज़र इन सब से हटी ही थी कि एक दूसरी चीज़ पर जाकर अटक गई, जो कि वहाँ लगा एक बड़ा सा लोहे का काला दरवाज़ा था, जो खुद भी धूल और मकड़ी के जाले में जकड़ा हुआ था। इस दरवाजे पर एक बड़ा सा मोटा ताला लटका हुआ था, जिसकी हालत भी उस दरवाजे की ही तरह थी। बिनोय उस जगह को देख कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वहाँ जाकर बिनोय की सोच भी अब काम करना बंद कर चुकी थी। वो उस जगह से बाहर निकल आए और सीधे अपने कक्ष की ओर चल दिए, जहाँ बीच रास्ते में ही उन्हें गंधर्व अपनी ओर आते दिखाई दिए। गंधर्व ने बिनोय के कपड़ों पर लगी गंदगी और जालों के कुछ निशानों को देख बिनोय से उनकी इस हालत का कारण पूछा। तब बिनोय ने गंधर्व को बताया कि वो अभी अभी महल के उस हिस्से में से लौट रहे थे जिसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। गंधर्व, महल की वो जगह इतनी बुरी हालत में क्यों है? बिनोय ने कहा। वो कौन सी जगह है और वहाँ उस दरवाजे के पीछे क्या है? बिनोय, उस दरवाजे के पीछे इस महल का एक पुराना कैद खाना है, गंधर्व ने कहा। वो हमेशा से बंद है, यहाँ तक कि हम भी आज तक कभी उसे खोलकर उसके अंदर नहीं गए। कैद खाना?
पर उसकी इस महल में क्या ज़रूरत थी? बिनोय ने पूछा। यह महल समुद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है और एक समय में समुद्री डाकुओं को बंदी बनाने के लिए इस महल में इस कैद खाने का निर्माण हुआ था। कहते हैं जिन्हें उस समय महाराज के पास ले जाने से पहले इस कैद खाने में कैद करा जाता था। पर अब यह इतनी बुरी हालत में क्यों है? बिनोय ने कहा। क्या आपने कभी इसकी मरम्मत नहीं करवाई? हमें इसकी इजाज़त नहीं है। राजकुमारी का आदेश है कि इस जगह को हमेशा बंद ही रहने दिया जाए, गंधर्व ने कहा। लेकिन क्यों? बिनोय ने कहा। इसका कारण तो हम भी नहीं जानते, पर राजकुमारी कहती है कि इसमें उनकी एक ऐसी याद है, कैद है, जिसके निशान वो कभी मिटाना नहीं चाहती है, गंधर्व ने कहा। कभी कभी हम खुद भी राजकुमारी की इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। बिनोय इस महल में राजकुमारी की कहानी को जानने के लिए मौजूद थे, पर वो दिन पर दिन खुद ही इस महल की कहानी में उलझते जा रहे थे। बिनोय अभी यह भी नहीं जानते थे कि राजकुमारी उनके सवालों की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उनकी मदद करने के लिए राजी भी होने वाली थी या नहीं। पर फिर भी वो इस महल और इसकी कहानी से जुड़ते चले जा रहे थे। बिनोय अब इस महल में राजकुमारी के जवाब के इंतज़ार में कई दिन गुजार चुके थे और इसी के साथ अब बस एक और दिन के इंतज़ार के बाद अब वो दिन भी आने वाला था जब महल में वो जन्मदिन मनाया जाना था। कोई नहीं जानता था कि क्यों, पर इस दिन को राजकुमारी अपने जीवन का सबसे खास दिन मानती थी और इसलिए इससे एक दिन पहले का पूरा समय वो गरीबों की मदद करते हुए बिताती थी, जिसके अगले दिन पूरे धूमधाम के साथ यह जन्मदिन किसी त्यौहार की तरह मनाया जाता था। और हर बार की तरह आज का भी यह पूरा दिन राजकुमारी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए बिताने वाली थी। बिनोय काफ़ी समय से राजकुमारी के उत्तर के इंतज़ार में थे, पर धीरे धीरे उनका विश्वास भी अब खत्म होता जा रहा था। बिनोय राजकुमारी की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बेताब थे, पर साथ ही साथ उन्हें यह भी लगने लगा था कि उनके कारण राजकुमारी को काफ़ी परेशानी महसूस करनी पड़ रही थी और बिनोय अपने किसी काम के कारण किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। इसलिए अब उनके मन में उस महल से जाने का विचार आ चुका था। बिनोय से मिलने और उनकी बातें सुनने के बाद दिन रात राजकुमारी बिनोय की कई बातों के बारे में ही सोचती रहती थी और उस दिन भी राजकुमारी अपने कक्ष में एकांत में बैठकर कुछ सोच रही थी। वो इस बात में उलझी हुई थी कि दुनिया के सामने अपना अतीत जाहिर करना उनके लिए सही था या नहीं। बिनोय महल से निकलने के लिए अपना सामान समेटकर तैयार थे और बिना किसी को कुछ भी बताए महल से बाहर जाने के लिए महल के मुख्य द्वार तक पहुंच ही चुके थे कि तभी एक आवाज़ ने पीछे से उनका नाम पुकार कर उन्हें वहीं रोक दिया। और जब बिनोय उस आवाज़ की तरफ मुड़े तब उन्होंने गंधर्व को अपने सामने खड़ा देखा। रुकिए बिनोय, आप यहाँ अपनी एक सबसे कीमती चीज़ भूल कर जा रहे थे, गंधर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं गंधर्व? बिनोय ने अपना सामान टटोलते हुए कहा। मैं तो अपना सभी सामान ले चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी भूल रहा हूँ। बेशक बिनोय, आपका सारा सामान आपके पास है, पर आप जो यहाँ लेने आए थे वो अभी भी आपके पास नहीं है, गंधर्व ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। हम आपकी कहानी के विषय में बात कर रहे हैं बिनोय, आप अपनी कहानी तो यहीं छोड़कर जा रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं गंधर्व, बिनोय ने अपने चेहरे पर आई एक दबी हुई खुशी को गंधर्व से छुपाते हुए कहा। जी बिनोय, राजकुमारी आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में वो सब कुछ बताने के लिए राज़ी है जो आप उनसे जानना चाहते हैं, गंधर्व ने कहा। गंधर्व की बात सुन बिनोय के महल से बाहर जाते हुए कदम वहीं थम गए। वो जिस बात की उम्मीद लगाकर इस महल में आए थे उनकी वो उम्मीद अब पूरी होने जा रही थी और यह जानकर बिनोय चटर्जी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उनकी खुशी कुछ ऐसी थी मानो जैसे सूखे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी से भरा तालाब मिल गया हो। बिनोय को उम्मीद थी कि यादों के इस सफ़र में उन्हें ज़रूर कुछ ऐसा मिलेगा जो वो शायद हमेशा से ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस कहानी को इसलिए भी जानना चाहते थे
क्योंकि शायद वो भी राजकुमारी के मन को महसूस करने लगे थे और अब राजकुमारी की ज़िंदगी को जानना जिसे उनका कोई मकसद बन चुका था। अगले दिन बिनोय दोबारा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे, जहां आज खुद राजकुमारी बिनोय का इंतज़ार कर रही थी। पर आज उनके कक्ष में होने वाली बातचीत सिर्फ बिनोय और राजकुमारी के बीच ही नहीं रहने वाली थी, बल्कि आज उस कक्ष में पूरा महल ही आकर इकट्ठा हो चुका था। पर उस दिन सबके लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि आज वो दिन था जिस दिन राजकुमारी सालों से महल में वो जन्मदिवस मनाती हुई आ रही थी। पर आज राजकुमारी खुद भी उस दिन को भूलकर खुद अपनी मर्जी से वहाँ उस कक्ष में बैठी हुई थी और इतने सालों में यह पहली बार हुआ था। राजकुमारी के कक्ष में आज सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। अगर इस चीज़ को बताया जा सके तो वो कक्ष आज लोगों से कुछ इस तरह सजा था, जहां महल के सभी लोग उस कक्ष के पीछे दीवारों से लेकर कुछ आगे तक आकर बैठे हुए थे, जिनके आगे बिनोय के साथ गंधर्व और कक्ष के बीचों बीच लगे एक बड़े से झूमर के ठीक नीचे एक मखमली गद्देदार सिंहासन जैसी एक बड़ी कुर्सी पर राजकुमारी बैठी हुई थी। जिसके बाद बिनोय ने अपनी जेब से एक छोटा टेप रिकॉर्डर निकालकर अपने आगे रखी एक छोटी सी मेज़ पर रख दिया, जो राजकुमारी के ठीक सामने रखी हुई थी, और तैयार हो गए राजकुमारी के साथ उनकी ज़िंदगी के उस सफ़र पर जाने के लिए, जो आज तक हर किसी के लिए बस एक राज बना हुआ था। कहिए बिनोय, आप हमसे हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? राजकुमारी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा। राजकुमारी, जैसा कि मैंने चिट्ठी में लिखा था, बिनोय ने अपना गला साफ करते हुए कहा। मुझे अब लगता है कि संदूक तो बस आपकी यादों का एक टुकड़ा है। मैं तो अब आपकी ज़िंदगी को जानना चाहता हूँ। मैं अब आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अब आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। हमारी कहानी? राजकुमारी कुछ पल थमी और अपने गालों की झुर्रियों के बीच एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी कहानी तो असल में हमारी है ही नहीं, वो तो किसी और के ही नाम है। अपनी बात शुरू करते हुए राजकुमारी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की और धीरे धीरे अपनी यादों में खोने लगी। राजकुमारी अपनी पूरी ज़िंदगी में आज पहली बार खुद अपनी कहानी बयान कर रही थी। इस दौरान वो हाँफ भी रही थी और थोड़े थोड़े समय के लिए उन्हें अपनी कहानी के दौरान बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार अपने उन पलों के बारे में हर एक बात बिनोय को बता रही थी, जिन पलों में उन्होंने कभी अपनी सारी ज़िंदगी जी थी। राजकुमारी ने अपनी कहानी की शुरुआत उस समय से करीब 80 वर्ष पहले की थी, जब राजकुमारी अपनी ज़िंदगी के सबसे सुंदर पलों को जी रही थी और विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर हमेशा हमेशा के लिए वापस सोनार्ध लौट रही थी। पर तब शायद वो खुद भी यह नहीं जानती थी कि इस वर्ष सोनार्ध में एक नया इतिहास लिखा जाना था, वो इतिहास जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है और आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी चैनल पर आ रही लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।